दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSL में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 शिक्षक भर्ती के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, मूव करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे KVS और NBS में 58,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। आप सभी लोग देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में एक साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की है। मंत्री ने सूचित किया है कि केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षकों और 1,312 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं नवोदय विद्यालयों में 1,756 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं IIT में भी खाली पद पड़े हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में 6180 और गैर शिक्षकों के 15,798 पद खाली पड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में शिक्षकों के 4425 और गैर शिक्षकों के 5,052 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान में शिक्षकों के 2,089 और गैर शिक्षकों के 3,773 पद खाली पड़े हैं। तो ये हाल है केंद्रीय विद्यालयों का और आप सभी लोग देख सकते हैं कि इन पदों को शीघ्र ही पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इसी वर्ष आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों में जाने की योग्यता रखते हैं उन्हें इन भर्तियों पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी कि केंद्रीय विद्यालयों में और जल्द ही आप सभी लोगों को इनकी भर्ती प्रक्रिया होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन देखना है कि अब इन केंद्रीय विद्यालय में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन रिक्त पदों पर एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो जो भी अपडेट होगी आगे की आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एक और खबर देख लेते हैं। PM श्री योजना के तहत 3520 करोड़ से 1760 विद्यालय बनेंगे आदर्श। आधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। PM श्री में चयनित विद्यालयों में शिक्षा पर और गुणवत्ता पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। दूसरी और खबर है, यूपी में 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खुलेंगे। वर्तमान में 1246 संस्कृत इंटर कॉलेज प्रदेश में मौजूद हैं और 973 एडेड और 2 राजकीय इंटर कॉलेज में वर्तमान में संस्कृत है। शासन ने मांगा नए स्कूलों का प्रस्ताव। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से प्रदेश भर के DIOS को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि कई राजकीय इंटर कॉलेजों के पास काफ़ी जमीनें हैं। उस अतिरिक्त भूमि पर पृथक से राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज खोले जाने की योजना है। सरकार ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। पहले चरण में 1 दर्जन से अधिक स्कूल संस्कृत इंटर कॉलेज खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है और देखना है क्या ये सारी जो व्यवस्था की गई है 24 विद्यालय खोले जाने को लेकर के क्या इसी वर्ष इस पे काम शुरू होगा कि आगे कोई इसमें लंबा कार्य देखने को मिलेगा। किन किन जनपदों में खोले जाएंगे उसका विस्तृत डिटेल इस न्यूज़ में दिया हुआ है। आप सभी लोग टेलीग्राम पर जाकर के इसको विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए हुए स्टडी विद DSL जी और वहाँ पे आप सभी को चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लें और ये सारी डिटेल्ड न्यूज़ वहाँ पे आप सभी को अवेलेबल रहेगी। एक और बड़ी खबर है, सहायता प्राप्त स्कूलों में DSSB से होगी नियुक्ति। दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में जब भी DSSB के जरिए भर्ती होगी, इन स्कूलों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की DSSB के जरिए भर्ती करने को उपराज्यपाल BK सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में होने वाली भर्तियों में पक्षपात के आरोप लगते रहे। इन भर्तियों के चयन में समितियों के विवेक को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए दूरगामी कदम के तौर पर उपराज्यपाल ने DSSB के जरिए भर्ती को मंजूरी दी है। उपराज्यपाल ने शिक्षा विभाग को इसी अनुसार नियमों का पालन कराने को भी निर्देशित किया है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। अध्यक्ष को नहीं मिला सेवा विस्तार, भर्ती के लिए है इंतजार। नए अध्यक्ष के आने तक घोषित नहीं हो सकेगी भर्ती परीक्षा तिथि। साथियों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी के साथ जानकारी शेयर की थी कि अगर अध्यक्ष के कार्यकाल का सेवा विस्तार नहीं किया गया तो लटक सकती है भर्ती। तो वही हुआ साथियों, अध्यक्ष के सेवा विस्तार न मिलने से लटक गई है असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक भर्ती परीक्षा। अब देखना है कि इस भर्ती परीक्षा पर क्या फर्क पड़ेगा और कब आने वाले समय में क्या इसमें
किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया। चर्चा थी कि अध्यक्ष को सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फंस गई है और जब तक कि नए अध्यक्ष का नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी की जाती है तब तक आप सभी को बता दें 1017 पदों पर जो होने वाली असिस्टेंट भर्ती परीक्षा आपको लटकी हुई ही नजर आएगी। तो ये थी एक विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अगर इससे जुड़ी हुई कोई आगे की अपडेट आती है तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी कार्रवाई। शिक्षा माफिया केएल पटेल ने किया है सरेंडर। 2 दिन बाद जमानत पर जेल से छूटा। क्या है खबर, जान लेते हैं इसे विस्तार से। गैंगस्टर के मुकदमे में कुख्यात शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां उसे जेल भेजा गया। 2 दिन बाद वह जमानत पर सलाखों से बाहर आ गया। केएल पटेल बहरिया थाना क्षेत्र के कपसा गाँव का रहने वाला है। सोराव थाने में केएल पटेल समेत कई के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम है। तो आप सभी को बता दें ये शिक्षा माफिया हैं और इन्होंने जो है सरेंडर कर दिया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं अब इन पे बड़ी कार्रवाई होगी और शिक्षा माफिया की संपत्तियों का पता लगा रही है जांच पुलिस। और उसके बाद 2 स्कूलों में भी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कुर्क करने की तैयारी चल रही है। मम्फोर्डगंज से 10 करोड़ रुपए के मकान को भी कुर्क किया जा चुका है। तो बड़ी कार्रवाई की जा रही शिक्षा माफिया के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि कुर्की के बाद इस तरीके की होने वाली घटनाओं से पुनरावृत्ति रुकेगी या कोई इन पर फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि माफियाओं के खिलाफ योगी जी एक्शन में रहते हैं और लगातार उनके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि शिक्षा माफियाओं परीक्षा माफियाओं के माध्यम से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए जाने से जो योग्य अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनकी योग्यता जो है दम तोड़ती नजर आती है। तो ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाना सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33% केस वाले या अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33% वालों के लिए याची बनने की प्रक्रिया शुरू की गई है लखनऊ लीगल टीम की तरफ से। तो जो अभ्यर्थी आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और 30 और 33% पर याची बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग याची बन सकते हैं। और याची बनने के लिए आज आप सभी लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अवनीश यादव लीगल टीम लखनऊ। हालांकि आप सभी लोग इस पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और जांच पड़ताल करने के बाद ही याची बनने के लिए पैसे किसी को सबमिट करें। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 7 फरवरी सुबह 8 बजे तक 8 बजे की कोई बाउंडेशन नहीं। आप सभी लोग दिए गए नंबर पे बात करें और उसके बाद अगर आप इच्छुक हैं और आपकी मंशा है याची बनने की 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33% वाले मैटर में तो आप सभी लोग याची बन सकते हैं। हो सकता है आने वाले भविष्य में कोर्ट से आप सभी को याची लाभ दिया जा सकता है। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्रवाइयाँ हुई हैं तो जो अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत विचार से 68,500 शिक्षक भर्ती में 30 और 33% वाले मामले में याची बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है और याची बन सकते हैं। आप सभी लोग इसी नंबर पर ही संपर्क करके याची बनने की फीस वगैरह जानकारी ले सकते हैं और वहां उनसे जुड़ सकते हैं। साथियों इससे मेरा कोई व्यक्तिगत रूप से ना ही लाभ है ना मैं व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम हो सकता है। इसीलिए आप सभी के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने शेयर की है। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33% के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट। तो आप सभी लोगों को इससे राहत मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग कहीं ना कहीं विचार करके एक बार याची बन सकते हैं। तो ये थी 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुई बड़ी कार्रवाई। तो साथियों आपको बता दें ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई कि तुरंत रूप से 6800 में चयनितों को या आंसर की पकड़ वालों को या एनओसी वालों को नियुक्ति देने के लिए कोई विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं विभाग जो है अब अलर्ट नजर आने लगा है और विभाग को इंतजार है 6800 या 1356 वाले मामले के कोर्ट आर्डर को लेकर के। और सारी नियुक्ति प्रक्रियाएं आपको अगर बता दें डिले हो रही हैं तो 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर को
होने वाले डिले को लेकर के ही डिले हो रही हैं। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग की तरफ से कमर कस ली गई है। और आपको बता दें आंसर की प्रकरण में क्या है बड़ी खबर, तो आंसर की प्रकरण में आप सभी को बता दें प्रक्रिया प्रोसेस में है। जो फाइनल अभ्यर्थी चयनित है उनकी लिस्ट आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि तैयार कर ली गई है, बेसिक शिक्षा सचिव के पास भेज दी गई है पीएनपी की तरफ से। और अब फाइनली रिजल्ट अनाउंस किया जाना है। तो अब रिजल्ट अनाउंस कब किया जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप सभी को बता दें 15 तारीख तक आप सभी को आंसर की प्रकरण वाले में जो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किए गए हैं पीएनपी की तरफ से वो अनाउंस्ड किए जा सकते हैं। लेकिन इसके नियुक्ति के और काउंसलिंग के लिए कटाव का डिसीजन 6800 वर्सेस 1356 वाले मामले के कोर्ट आर्डर में होने वाले डिले के कारण अभी मामला रुका हुआ है। वैसे अगर ये आर्डर आ गया होता तो आपको बता दें आंसर की प्रकरण में विभाग मीटिंग करके और होने वाले कटाव के मैटर को शार्ट आउट करके इनकी काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जारी कर सकता था। लेकिन अब आपको बता दें आंसर की प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों को भी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग शेड्यूल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है 6800 वर्ष 1356 वाले मामले के कोर्ट आर्डर का। तो बाकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही रिवाइज्ड रिजल्ट का आंसर जारी कर दिया जाएगा आंसर के प्रकरण में चयनित फाइनली रूप से अभ्यर्थियों का। और उसके बाद कटाव और काउंसलिंग का मैटर जो है वो आपको बता दें विभाग अब नहीं चाहता कि किसी तरीके की जल्दबाजी की जाए और एक बार मामला पुनः फंसता नजर आए। तो अब विभाग की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंसर के प्रकरण में कटाव का डिसीजन और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह 6800 से 1356 वाले मामले का आदेश आने के बाद ही जारी किया जाएगा विस्तृत शासनादेश। तो ये थी आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं 6800 कोर्ट आर्डर आखिर कब आएगा। साथियों इंतजार लंबा होता जा रहा है। 6800 में चयनितों के लिए भी याची लाभ वालों के लिए भी 1356 वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कोर्ट आर्डर का इंतजार काफ़ी लंबा होता जा रहा है। 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है और अभी तक कोर्ट आर्डर डिलीवर नहीं किया गया है। कुछ साथी हमारे इतने परेशान हैं, कहते हैं कि 6800 मामले में कोर्ट आर्डर डिलीवर होगा ही नहीं। तो आप सभी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि मैंने बोला है ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस हफ्ते कोर्ट आर्डर के बारे में बहुत अच्छी खबर आप सभी को मिलने वाली है। कोर्ट आर्डर डिलीवर डेट का कॉज लिस्ट तो अवश्य जारी हो जाएगा और संभावना यह है कि कोर्ट आर्डर भी इसी हफ्ते आप सभी को देखने को मिलेगा अगर कोई बड़ी अड़चन ना बनी। और बताया ये जा रहा है कि जो याचिका बाद में इलाहाबाद वाली 13156 के साथ टैग की गई थी उसके विश्लेषण का काम चल रहा है। उसके विश्लेषण में थोड़ा 1 से 2 दिन का समय लग सकता है कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार और उसके बाद ही 13156 वाले मामले का कोर्ट आर्डर डिलीवर होता नजर आएगा। तो अब तक आप सभी लोगों ने इंतजार कर ही लिया है, 1 हफ्ते इंतजार और करना है आप सभी साथियों को और उसके बाद आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी कोर्ट आर्डर की। अभी आपको बता दें कि जो जानकारी हाईकोर्ट में ली जाती है वो आपको पता है कि वकीलों के माध्यम से ही जानकारी हो पाती है और वकीलों को आपको बता दें जज साहब ने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये बता दें 6800 या 1356 वाले मामले कोर्ट आर्डर डेट को लेकर के जिस दिन ओपी शुक्ला सर सिंगल बेंच में बैठेंगे उस दिन सबसे पहले 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर डिलीवर डेट की कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। ये पहली प्राथमिकता में है। और आपको बता दें अभी तक ओपी शुक्ला सर सिंगल बेंच में नहीं बैठ रहे हैं और जैसे सिंगल बेंच में आते हैं सबसे पहले 6800 मामले की कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। ये बात आप नोट डाउन करके कहीं भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य और संयम हम सभी को बनाए रखना है क्योंकि लंबी संघर्ष की लड़ाई हम लोगों की अब कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। और अब हम लोग अगर मानसिक रूप से इतना परेशान होने के बावजूद और भी परेशान होंगे तो मामला बिगड़ सकता है। हम लोगों को एकजुट रहना है, एक दूसरे के साहस को बढ़ाते रहना है क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल अपने मुकाम की दहलीज पे खड़े हैं और जल्दी आपको कोर्ट आर्डर मिलेगा। और उसके बाद विभाग की कार्रवाई में अब डिले ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि विभाग इसी महीने सब कुछ क्लियर करना चाहेगा 69,000 शिक्षक भर्ती से। क्योंकि आपको बता दें विभाग के पास और बहुत सारे कार्य हैं लेकिन सभी कार्यों को पेंडिंग करते हुए सबसे पहले कार्य जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मुद्दे चाहे एनओसी हो चाहे आंसर की प्रकरण हो चाहे 6800 मामला हो सभी को शार्ट आउट करने का प्रयास कर रहा है। अब देखना यह है कि वो अपने प्रयासों में कितना सफल होता है।
कोर्ट आर्डर को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, जो अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है उसको किस तरीके से समायोजित करेगा विभाग, इन सभी मुद्दों को लेकर के विभाग भी परेशान है और उसे भी 6800 मामले में कोर्ट आर्डर का बेसब्री से इंतजार है। तो अगर कोई अपडेट निकल कर आते ही कोर्ट आर्डर, डिलीवर डेट की काज लिस्ट वगैरह को लेकर के, तो शाम तक आप सभी को वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्द ही आप सभी लोगों के घरों में खुशियां आने वाली हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।